साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एसएस लीगल लिटरेसी पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज के वीडियो में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। आप भी साथ ही साथ इन प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा। आइए देखते हैं। पहला, यदि किसी मामले जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है का एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है, तो पूरा मामला असंज्ञेय माना जाएगा, ब असंज्ञेय माना जाएगा, स ये देखना होगा कि मामला वारंट मामला है या नहीं, द यह देखना होगा कि मामला समन मामला है नहीं है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय है, तो वैसे स्थिति में पूरा मामला जो है संज्ञेय माना जाता है। इसलिए इसका उत्तर अ जो है इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दंडाधिकारी धारा 159 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस को निर्देशित कर सकता है। तो धारा 159 जो है वह अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। ऐसी स्थिति में अन्वेषण करने के लिए जो अ वाला इसका ऑप्शन है वह ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2 का अ जो है वो सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A या 354B के अपराध की विवेचना के दौरान पीड़ित महिला का पुलिस कथन रिकॉर्ड करने वाले के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम एक सीनियर पुलिस अधिकारी हो, ब महिला पुलिस अधिकारी जो डीएसपी रैंक से नीचे न हो, स महिला अधिकारी जो एसपी रैंक से नीचे न हो, द महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी हो। तो इस संबंध में व्यवस्था धारा 154 में के परंतुक में दी गई है और जिसमें बताया गया है कि इस धारा 354 354A और 354B और अन्य 3 धारा 376 आदि वगैरह उसमें बताई गई है। उनके संबंध में जो रिपोर्ट लिखी जाती है तो वह रिपोर्ट जो है वह महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। तो इसका जवाब द जो है वो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति या उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है? तो इसमें विधि के प्रावधान स्पष्ट है कि धारा 258 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसी न्यायालय में की अनुमति से उसके ऊपर पुनः विचारण किया जा सकेगा। इसलिए ब जो इसका जवाब है वह सही जवाब है, ऑप्शन ब। हाँ, उसी न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। मजिस्ट्रेट को धारा 259 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है। तो ऐसे समन मामले जिनमें उनको जो है वारंट मामले के रूप में उसको परिवर्तित कर सकता है, उस अनुसार मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है। इस संबंध में प्रावधान धारा 259 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, लेकिन ये भी बताया गया कि वो मामले ऐसे होंगे जिसमें 6 महीने से अधिक कारावास का प्रावधान उसमें किया गया है। इसलिए जो अ इसका उत्तर है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्र न्यायालय में हो रहे विचारण के लिए अभियुक्त को विधिक सहायता का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इस संबंध में जो है धारा 304 में व्यवस्था की गई है, जिसमें कि विधिक सहायता के प्रावधान में प्लीडर भी अगर उसके पास नहीं है तो भी प्लीडर मुहैया कराया जाता है, वह अन्य विधिक सहायता भी उसको प्रदान की जाती है। सत्र न्यायालय में विचारण होता है, उस दौरान जो है न्यायालय इस संबंध में पुष्टि करती है कि उसके पास में मुकदमा लड़ने के पर्याप्त संसाधन है या नहीं। तो इसका जवाब जो अ है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या धारा 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अत्यावश्यक बातों को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान किया गया था, तो यह कौन प्रमाणित करेगा? इस संबंध में व्यवस्था धारा 308 में दी गई है और जिसमें बताया गया है कि जिसने किसी
अपराधी ने या अन्य व्यक्ति द्वारा जो है साक्षी द्वारा इस साक्षी समाधान प्राप्त किया है और इस कंडीशन पे प्राप्त किया है कि वह उस तथ्यों के बारे में संपूर्ण बातें बताएगा, लेकिन अगर उन बातों को छुपा कर आता है तो लोक अभियोजक जो है वह इस संबंध में प्रमाणित करता है कि इसके द्वारा ये बताया गया छुपाया गया है, और इस तब जो है न्यायालय उसके समाधान को उसको समाप्त कर सकता है, उसके खिलाफ विचारण प्रारंभ कर सकता है या उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में भी कार्रवाई कर सकता है। तो इसका जो जवाब स है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। समन मामलों में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दी है, अभियुक्त के परीक्षण के समय न्यायालय अभियुक्त के अभिभाषक का परीक्षण कर सकती है, ब बचाव साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त का परीक्षण कर सकती है, स अनुपस्थित अभियुक्त से अन्य अभियुक्त का परीक्षण कर सकती है, द परीक्षण से अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है। तो इस संबंध में जो है धारा 313 में ही के सब क्लॉज 1 में ही के परंतुक में इस बारे में उल्लेख किया गया और इसमें बताया गया कि उसे परीक्षण से भी अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है। तो द जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर यदि कोई अपराध उसके समक्ष होता है तो मजिस्ट्रेट जो है धारा 44 में उसे पावर दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की, जिसमें वो अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। तो द जो है इसका वह सही जवाब है। मजिस्ट्रेट में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों आ गए, तो द इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो इस संबंध में धारा 57 दंड प्रक्रिया संहिता में व्यवस्था की गई है और उसके अनुसार गिरफ्तारी से स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक ले जाने के समय को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उसके अलावा जो है 24 घंटे से अधिक जो है उसको अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक होता है। तो स इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अभ्यासी आदतन अपराधी से उसके सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादन करने हेतु मांग की जा सकती है जिसकी अवधि अधिक नहीं होगी। अगर कोई बंधपत्र अभ्यासिक अपराधी से सदा मांग किया जाता है तो उसकी अवधि जो है वह 3 वर्ष होती है और धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता में इस संबंध में व्यवस्था की गई है, इसलिए स जो है 3 वर्ष वाला वो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि दिलाई जा सकती है? व्यक्ति के वेतन के आधार पर 50%, ब 500 रुपये तक और स 3000 रुपये तक और द परिस्थिति के अनुसार। तो इस संबंध में वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो संशोधन सन 2001 में हुआ है और तब से ये व्यवस्था चल रही है कि परिस्थिति के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझता है उस अनुसार जो है भरण पोषण की राशि दिलाई जा सकती है। तो जो द इसका है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है। तो पर्यावरण के प्रदूषण वगैरह और अन्य जो न्यूसेंस है और उसके संबंध में जो व्यवस्था करने के जो अधिकार दिए गए जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट को वह धारा 133 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो 13 का जो ब है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 142 के तहत मजिस्ट्रेट को क्या जारी करने का अधिकार है? तो 142 में यह बताया गया है कि यदि 133 के अंतर्गत जो न्यूसेंस है और उसके संबंध में कार्रवाई चल रही है तो वो कोई जांच हो रही है तो उस संबंध में अगर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो है उसके संबंध में कोई निषेधाज्ञा उसको जारी करना, किसी बात को रोकना है तो उसके निषेधाज्ञा लंबित जांच जो है वह उनको निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकार दिए गए 142 के अंतर्गत। तो उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अ जो इसका जवाब है निषेधाज्ञा लंबित जांच, वह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 की उपधारा 1B के अंतर्गत मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। तो किस स्थिति में कुर्क किया जा सकता है इसके बारे में हमें देखना है कि क्या वह जंगम है, ब वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक या उक्त विषय वस्तु पर कब्जा था, स
वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि पक्षकारों में से किसका कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था। द उसके संबंध में कोई रिसीवर सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। तो इसके संबंध में जहाँ मजिस्ट्रेट को इस बात का ये स्थिति जो है भ्रम की स्थिति होती है कि वास्तव में किसका उसके ऊपर कब्जा था, और वो समाधान उसका नहीं कर पाता, और कब्जे को लेकर जब दोनों पक्ष लड़ते हैं और इस बात का जब समाधान नहीं हो पाता है या वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना होती है, तब जो है मजिस्ट्रेट कुर्क करने का आदेश जारी करता है। और इसलिए स जो इसका जवाब है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक वारंट मामले में जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है विचारण प्रारंभ होता है। तो वारंट मामले में कब जब आरोप निर्धारित किए जाते हैं। जब अभियुक्त उपस्थित होता है। स जब साक्षियों का परीक्षण किया जाता है। द उपरोक्त में से कोई नहीं। धारा 240 दंड प्रक्रिया संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया है और जिसमें बताया गया है कि जब आरोप निर्धारित किए जाते हैं तब इसका विचारण प्रारंभ होता है। तो 16 का अ जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फरार अभियुक्त की गैरहाजिरी में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। अ धारा 299 के अंतर्गत, ब धारा 321 के अंतर्गत, स धारा 224 के अंतर्गत, द धारा 301 के अंतर्गत। इस संबंध में धारा 299 में प्रावधान किया गया है। तो अ जो है वह इसका सही जवाब है। इसमें बताया गया है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य का अभिलेख धारा 299 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को उसकी सहमति से शपथ दिला सकता है। तो यहाँ जो ये गलत है क्योंकि शपथ नहीं दिलाई जाती इसमें। ब अभियुक्त को शपथ दिलाने हेतु आबद्ध है, तो आबद्ध होने वाली बात भी गलत है कि अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जा सकती। स अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता है। द अभियुक्त के उत्तर देने से इनकार करने या उसके मिथ्या उत्तर देने के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे दंडित कर सकता है। तो द भी गलत है। ये स जो उत्तर है इसका वह सही है कि उसको प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता है अभियुक्त को। तो इसका स जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक व्यक्ति जो अन्यथा धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध का शमन करने के लिए सक्षम है 18 वर्ष की उम्र से कम का है 18 वर्ष से कम का है, तो अपराध का शमन नहीं हो सकता है। ब बिना न्यायालय की अनुमति से एक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। स न्यायालय की अनुमति के एक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। द न्यायालय के अनुमति के ऐसे व्यक्ति के ओर से करार करने में समर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। तो यहाँ स्थिति अगर ये वह 18 वर्ष से कम आयु का है और ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति जो उसकी ओर से करार करने के लिए समर्थ होता है उस व्यक्ति द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। और यदि ये स्थिति है कि अगर वो व्यक्ति मर जाता है जो अपराध जिसके साथ घटना हुई है, और फिर यदि वो नहीं रहा तो फिर विधिक प्रतिनिधि जो है जो उसका होता है वह शमन उसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि अपराध का शमन करने और इसके अंतर्गत ये पूछा गया है, तो वैसी स्थिति में जो है द जो है इसका सही जवाब है कि जो उसकी ओर से संविदा करने करार करने में समर्थ है उस व्यक्ति द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान एक दांडिक न्यायालय को एक आपराधिक प्रकरण के साक्षियों को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने के लिए सशक्त करता है। तो इस संबंध में अ धारा 217, ब धारा 311, स धारा 1 ऊपर जो पहला ऑप्शन बताया और दूसरा ऑप्शन दोनों अ और ब दोनों, और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसी स्थिति में जो है धारा 217 में इस संबंध में प्रावधान दिया गया और धारा 311 में भी इस संबंध में प्रावधान। धारा 217 में जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाए जाने का प्रावधान किया गया और 311 में आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति दी गई है। तो इस स्थिति में स जो है वह इसका सही जवाब है कि दोनों ही ऑप्शन ऊपर के सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत अपराध का विचारण जहाँ तक संभव हो किस अवधि में पूर्ण किया जाएगा। अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 2 माह के अवधि के अंदर, ब अभियोग पत्र पेश करने के दिनांक से 6 माह की अवधि के अंदर,
स अभियोग पत्र पेश करने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के अंदर। तो इस संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वह धारा 309 में दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 309 में। और आरोप पत्र फाइल किए जाने से 2 माह के अंदर उसका निराकरण करने के संबंधी कहा गया है। मतलब चार्जशीट जो पेश की जाती है, चार्जशीट पेश करने से 2 महीने के अंदर। यहाँ जो अभियोग पत्र लिखा है वास्तव में आरोप पत्र होना चाहिए, और चार्जशीट पेश करने से 2 माह के भीतर जो है उसका निराकरण किया जाएगा। तो अ जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 498 क भारतीय दंड विधान के अपराध में संज्ञान लिया जा सकता है। अगर 498 क मतलब दहेज के लिए प्रताड़ना संबंधी अगर अपराध है तो उसके लिए संज्ञान किस प्रकार लिया जाएगा? अ पुलिस रिपोर्ट पर, ब पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, स पीड़ित व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन के परिवार पर, द उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इस संबंध में जो व्यवस्था दी गई है वो धारा 198 क में 198 क में दी गई है, और जिसमें विवाह के विरुद्ध अपराधों के बारे में अभियोजन के संबंध में बताया गया है। और जिसमें बताया गया है कि 498 क के लिए जो है वो पुलिस रिपोर्ट पर भी किया जा सकता है, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर भी किया जा सकता है, और पीड़ित व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन के परिवार पर भी संज्ञान लिया जा सकता है। इसलिए जो द ऑप्शन है वह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 संबंधित है मामले और अपीलों के अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, ब मामले और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, स मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति, और द उपरोक्त सभी। तो 407 जो दिया गया है वह उच्च न्यायालय की मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। जहाँ तक ऑप्शन अ का है प्रश्न है तो उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति बताई गई है वह धारा 406 में बताई गई है दंड प्रक्रिया संहिता की। और अगर सेशन न्यायालय की अंतरण की शक्ति जो देखें तो धारा 408 में बताई गई है। तो यहाँ 407 के संबंध में पूछा गया है, तो मामले और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति जो है वो इसका सही जवाब है, ब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मृत्यु दंडादेशों की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति निहित है। तो ये इसका जो लघुकरण जो है इसकी शक्तियाँ किसको, तो इसमें समुचित सरकार होना बताया गया है। और समुचित सरकार ये धारा 432 के उपनियम या ये कह सकते हैं सबसेक्शन 7 में इसका उल्लेख किया गया है, धारा 432 के सबसेक्शन 7 में। और जिसमें समुचित सरकार की उसमें बताई गई है डेफिनेशन, और जिसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को उसमें समुचित सरकार की इसमें माना गया है। तो ऐसी स्थिति में जो स इसका जवाब है वह सही जवाब है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में बैठे लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालने का अपराध का विचारण किया जाएगा। इसके ऑप्शन हैं अ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा, ब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, स न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है के द्वारा, द सत्र न्यायालय द्वारा। तो यदि किसी न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम पर किसी लोक सेवक का साशय अपमान किया जाता है और कार्य में विघ्न डालने ये किया जाता है, तो वैसी स्थिति में जो है उसका विचारण इस संबंध में प्रावधान जो दिया गया है वो धारा 345 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, और जिसमें बताया कि न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है के द्वारा ही उसका विचारण किया जा सकता है। तो स जो इसका है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य राजमार्ग पर की गई लूट 14 वर्ष के कठिन कारावास व जुर्माने से दंडनीय है। इसका विचारण किया जाता है। तो इसके संबंध में जो अनुसूची दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता में, और अनुसूची में ही जो बताया गया है कि उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, और इसके संबंध में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि उसमें चाहे 14 वर्ष के कठिन कारावास का उसमें प्रावधान हो, या भारतीय दंड विधान की धारा 392 के अंतर्गत उसमें ये जो सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य राजमार्ग पर की गई लूट के संबंध में जो उल्लेख किया गया है, उसमें बताया गया है कि इसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाएगा। तो द जो है इसका सही जवाब है। आइए अगला सवाल देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है।
तो अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इस संबंध में सिर्फ 482 का जो प्रयोग किया जा सकता है वह सिर्फ उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। सेशन न्यायालय या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो उच्च न्यायालय जो है इसका सही जवाब है 27 का स। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है और उसके नज़दीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना चाहिए? अ 4 महीने, ब 3 महीने, स 60 दिन, द 30 दिन। तो इसके संबंध में धारा 394 दंड प्रक्रिया संहिता में व्यवस्था की गई और जिसमें बताया गया है कि यदि ऐसे किसी की मृत्यु होती है तो उनको जो 30 दिन के अंदर जो है वो आवेदन देकर उस कार्रवाई को आगे चला सकते हैं। वैसी स्थिति में प्रकरण का उपशमन नहीं होगा। तो 28 का जो जवाब ब है वह सही जवाब है। 30 दिन, सॉरी 30 दिन 30 महीने पे लग गया है। द जो है उसका ये सही जवाब है, ब गलत। द आंसर जो है इसका सही आंसर है। 28 प्रकरण में निर्णय या अंतिम आदेश जब हस्ताक्षरित हो जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? अ न्यायालय सजा में परिवर्तन कर सकता है, ब निर्णय का पुनर्लोकन कर सकता है, स लिपिकीय त्रुटि को सही कर सकता है, द प्रकरण का पुनः विचारण कर सकता है। तो इसमें ये धारा इस संबंध में 362 में इसमें कि न्यायालय को अपने निर्णय में परिवर्तन न करना, इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है और जिसमें बताया गया न्यायालय एक बार दस्तखत कर देता है कि जजमेंट पे, निर्णय पे, आदेश पे, तो उसके बाद जो है सिर्फ लिपि की त्रुटि को ही सही कर सकता है। इसके अलावा वह उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो स जो इसका उत्तर है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 357 का 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? तो विक्टिम को जो प्रतिकर दिलाया जाता है उसके संबंध में जो राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वही उसकी प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करती है। उसमें धारा 357 क में इस संबंध में उल्लेख किया गया है और इस अनुसार जो है द इसका सही जवाब है कि उसके प्रतिकर की का निर्धारण राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो साथियों ये जो प्रश्न आज हमने पढ़े इनको, ये काफ़ी चयनित प्रश्न है जिसको कि काफ़ी विचार करने के उपरांत हमने सिलेक्ट किया है और वैसी स्थिति में जो आगे की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इनका अध्ययन करें और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।